इसमें Ali Limited uses the revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment and has a policy of revaluing its assets on an annual basis using the net replacement value method. The following information pertains to AL's building. Building was purchased on 1st January 10 for 200 million with expected life of 10 years. Okay, यहाँ तक clear? Yes, sir. उसके बाद AL depreciates building on straight line and the results of the revaluation carried out during the last 3 years by standard valuation service. अब ये standard valuation service का नाम हमने डिस्क्लोजर के अंदर लिखना होता है, इसके जब डिस्क्लोजर आप पढ़ते हैं तो वहां पर इसका होता है एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूज वैल्यूअर एज फॉलोइंग. उसकी जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज है वो क्या है? 1st जनवरी 11 280 की है, 1st जनवरी 12 170 है और 1st जनवरी 13 180 की उसकी रीवैल्यूएशन मौजूद है. अब वो कह रहा है कि इसको वर्कआउट करें. यहां पर मैं आपको इसकी वर्किंग हल्की सी शो कर देता हूं. 200 मिलियन की हमने खरीदी, 200 मिलियन यहां पर रुपीज इन मिलियन ले लिए. 10% अप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि 10 साल की उसकी जिंदगी है, 10% अप्रिशिएट हो रहा है. पहले साल की नेट बुक वैल्यू उसकी आ गई और फेयर वैल्यू इसकी है 280. अब आप ये 280 पे जब फेयर वैल्यू ले रहे हैं तो रीवैल्यूएशन सरप्लस उसका जो है वो 100 का रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में चला गया. बताइए यहां तक बात क्लियर होती है? Yes, sir. सब बचा था? अकाउंटिंग एंट्री देख लीजिए क्या बन रही है. तो आपने 200 मिलियन की बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग डेबिट हो गई. आपने एक साल की डेप्रिसिएशन 20,000 से किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया. ये एंट्री समझ आती है जी? अब जिन बच्चों की ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का टॉपिक क्लियर नहीं है उनको यहाँ से एंट्रीज के जैसे 100% क्लियर होगी बात. ये सॉरी बेटा. अब उसके बाद क्या हुआ कि बिल्डिंग रीवैल्यू हुई. वो जो 100 से बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो थ्रू OCI आपकी रिटेन अर्निंग में चली गई. आपको यहाँ तक की अकाउंटिंग एंट्रीज क्लियर हो गई. ओके, और ये अकाउंटिंग एंट्रीज के पीछे वर्किंग जो है वो ये है. ग्रेट. अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हुआ? वो एसेट फिर बाकी 9 साल की जिंदगी रह गई क्योंकि हम उसको स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएट कर रहे हैं 10 इयर्स के लिए. अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसकी 9 इयर्स की है. ये बहुत उम्दा सवाल है, इंतहाई बेसिक सवाल है. आपके डेप्रिसिएशन के रीवैल्यूएशन के इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है सवाल. अब वो आपकी जो 280 है वो 9 इयर्स पर डेप्रिसिएट होगी रिमेनिंग लाइफ पर. तो 31 डेप्रिसिएशन बनेगी. ये उसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी विच विल बी रेज्ड टू 170. तो इट विल लीव अ लॉस ऑफ 79. सिंस वी हैव अ सरप्लस ऑफ 100 विद अस, 79 विल बी मेट विद द सरप्लस. ठीक है. अब उसमें दो चीजें आएंगी, एक एक्सेस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आएगा और उसके बाद सरप्लस को मीट करने का आएगा. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंतहाई बेसिक सवाल है, हर एक स्टेप इसके अंदर मौजूद है. अब जब आप दूसरे साल में आए तो दूसरे साल में आप ये 31 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हुए हैं. अगर रीवैल्यू ना होता तो डेप्रिसिएशन चार्ज जो होता वो 20 रुपए का होता. तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री आप यहाँ पर लेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट. ठीक बात. उसको करने का एक और तरीकाकार क्या है कि जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है उसको रिमेनिंग ईयर पे आप डिवाइड कर दें.
तो एनीवेज ये आपके पास जो 31 माइनस 20 11 आया, रिवैल्यूएशन सरप्लस से आपने निकाल कर रिटेन्ड अर्निंग में से शामिल कर दिया। और उसके बाद अब 79 का जो लॉस है वो आपने मीट करना होगा। लेकिन उससे पहले क्या है, ये लॉस से पहले जितना भी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन उसका है वो सारा का सारा एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब उसका चूंकि हर साल हो रहा है तो इस साल की उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 31 रुपए ही है, उसको बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो 31 रुपए बिल्डिंग अकाउंट में आपने ट्रांसफर किए और फिर उसको रीवैल्यू किया। अब वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप क्यों डेबिट कर रहे, प्रॉफिट लॉस को क्यों डेबिट नहीं कर रहे? इसलिए कि आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है इतना, ठीक है। तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस 100 पड़ा हुआ था उसमें से आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस का ये ट्रांसफर भी कर दिया। उसके बाद आपका 79 का इम्पैक्ट, आप अगर यहाँ पर रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर अकाउंट बनाए तो और अच्छी समझ आ जाएगी आपको। हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस बिल्डिंग का अकाउंट कुछ यूं नजर आएगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस आपको 30 किस तारीख को रिवैल्यू हो रहा है वो तारीख लिखें। 1 जनवरी को रिवैल्यू हो रहा है, 1 जनवरी 2011 को। 1 जनवरी 2011 को आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस 100 रुपीज से दिख रहा है, ठीक है। और 2011 के बाद इसने जब एक्सेस डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट लिया 31 दिसंबर 2011 को, वो रिटेन्ड अर्निंग्स का 11 आ गया, ठीक है। तो अब वो वाला आपको 31 दिसंबर 2011 को कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, क्योंकि असल में ना यहाँ पे थोड़ा सा एक उसने ट्रिकी किया काम, इट्स नॉट दैट सिंपल। रीवैल्यूएशन की डेट क्लोजिंग नहीं है बल्कि अगले साल की ओपनिंग डेट है रीवैल्यूएशन की। तो जो रीवैल्यूएशन की डेट होगी उसी डेट पर फिर आपने उसकी रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग एंट्री करना होगी, ठीक बात। तो आपके पास यहाँ पर बैलेंस बचता है 89। आप अगले साल में गए 1 जनवरी 2012 को 89 ब्रॉट फॉरवर्ड किया। अब 1 जनवरी 2012 को आपका ये 170 पर जब ये रीवैल्यू हुआ तो 70 ये जनवरी 12 को आपका सरप्लस डेबिट हो रहा है 79 पे। आपने इस तारीख को करना है 1 जनवरी 2012 को आपने बिल्डिंग की वजह से 79 से इसको जो है वो डेबिट करना है। डेट का ख्याल रखना है इसके अंदर। एग्जामिनर कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे कि स्टूडेंट को पकड़ ले। स्टूडेंट फ्लो के अंदर क्या करेगा, क्लोजिंग डेट पर ही वो रिवैल्यूएशन अज्यूम कर रहा होगा, जबकि उसने डेट लिख दी है कि किस तारीख को रिवैल्यू हो रहा है। और ये लिखने की एक और वजह भी है कि डिस्क्लोजर में डेट लिखी जाती है कि हमने किस डेट को रिवैल्यू किया, रिवैल्यूएशन डेट क्या है, ठीक है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक बात। इसी तर्ज पे आप आगे चल पड़ेंगे। ये मैंने यहाँ पर वर्किंग शो करके जो है वो स्टॉप किया है ताकि अगले साल में अब ऑनवर्ड जब आप चलेंगे, अब वो 170 आपका जो है वो रिमेनिंग 8 ईयर्स में, क्योंकि आपका वो 170 पर हो चुका हुआ था, रिमेनिंग 8 ईयर्स की डेप्रीसिएशन इसकी आपने ली। और फिर चूंकि अगले साल फिर उसने डेप्रीसिएट होना, वो उसकी डेप्रीसिएशन बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके अब बिल्डिंग अकाउंट को आपने 180 पर लेकर आना है, ठीक है। तो 180 पर लेकर आने का मतलब क्या है कि वो बिल्डिंग अकाउंट 170 माइनस ये
21.25 की डेप्रिसिएशन लेस करके जो अमाउंट आती है वो आपकी 180 पर लेकर जाए और बिल्डिंग आपकी अपवर्ड रीवैल्यू होगी। ठीक है जी। अब इसके अंदर भी यहां पर एक बहुत अहम पॉइंट है। पिछले साल आपका एसेट डाउनवर्ड रीवैल्यू हुआ था, तो देखना है कि क्या उस डाउनवर्ड रीवैल्यू की वजह से हैड द एसेट नॉट बीन रीवैल्यूड, कोई डेप्रिसिएशन लेस तो नहीं वर्कआउट हुई। ये पॉइंट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इसको सोचकर फिर आगे आएंगे। ये इंतहाई अहम पॉइंट है और अहम तरीन कैलकुलेशन है रीवैल्यूएशन, अहम तरीन कैलकुलेशन। ये मैं आपको सेपरेटली फ्रेश माइंड के साथ कल करवाऊंगा कि जब डाउनवर्ड रीवैल्यू हुआ होता है और उसकी एक्सेस लेस डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है, उसकी हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं, और वहां से जब वो अपवर्ड रीवैल्यू होता है तो उसको किस अकाउंटिंग इफेक्ट के साथ आगे लेकर चलते हैं। इंतहाई सोच इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसको मैं कल 2 क्वेश्चंस इसके ऊपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है जी, एंड दैट्स इट।